जय हिंद दोस्तों। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जीडीपी क्या होता है। और जीडीपी को लेकर बहुत बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर जीडीपी आखिर होता क्या है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है और जीएनडीपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, यानी कि कह सकते हैं जीएनपी क्या होता है और एनडीपी क्या होता है। ये सारी जो समस्याएं हैं आज आप लोग का दूर हो जाएंगे। और जीडीपी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जीडीपी ही बताता है कि आपका देश किस तरह से उत्पाद कर रहा है, कितनी आपका देश में जो इनकम है, यानी कि राष्ट्र का जो इनकम है, ये जीडीपी दिखाता है कि आपका पूरे राष्ट्र का इनकम क्या है। और ये सारी चीजें अगर पढ़ लेते हैं, ये चारों चीज अगर पढ़ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जो एक्चुअल जो राष्ट्र का जो इनकम होता है कि पूरे एक साल के अंदर में हमारे राष्ट्र क्या ग्रोथ कर पाते हैं। जीडीपी वृद्धि जब समझेंगे तो क्या ग्रोथ कर पाते हैं, वहां ग्रोथ समझ जाएंगे कि मान के चले इस बार कितना जीडीपी है देश का और अगले साल कितना आने वाले हैं। अगर इस बार की अपेक्षा नेक्स्ट ईयर में अगर जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो इनका मतलब हमारे देश ग्रोथ कर रहे हैं। अगर नहीं जीडीपी बढ़ रहा है इनका मतलब हमारे देश ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। तो चलिए जानना जरूरी है और जानते हैं कि जीडीपी होता क्या है एक्चुअली। देखिए दोस्तों, जीडीपी को जानने के लिए सर्वप्रथम आपको क्या जानना होगा, कुछ चार चीजों से वाकिफ होना होगा। चार चीजें क्या सर? चार चीजें सर्वप्रथम ये है कि एक हो गया आपका राजनीतिक सीमा। क्या हो गया? राजनीतिक सीमा। राजनीतिक सीमा। दूसरा में आपका हो गया कि एक ईयर के अंदर निकला जाता है ना, एक साल के अंदर। तीसरा में आपका हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिए कि तीसरा नंबर पे आपका हो गया, तीसरा नंबर पे आपका हो जाता है सेवा एवं वस्तु। सेवा एवं वस्तु। और चौथा नंबर पे आपका हो जाता है अंतिम मूल्य। ये चारों चीजों को अगर जान जाते हैं आप तो आपके लिए ये चारों चीज समझना यानी जीडीपी समझना आसान हो जाएंगे। यानी क्या क्या समझने बोले? राजनीतिक सीमा, दूसरा एक ईयर तो आप जानते ही हैं, और सेवा एवं वस्तु और अंतिम मूल्य। ये चारों चीजों को अगर समझ जाते हैं तो आप किसी भी देश का जीडीपी पता कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली पता कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इसी के साथ समझते हैं कि सबसे पहले हम समझेंगे कि राजनीतिक सीमा का अर्थ क्या होता है, राजनीतिक सीमा हमको क्या बताना चाहता है और राजनीतिक सीमा हमको समझना अभी जरूरी क्यों है। देखिए, आप सभी भौगोलिक सीमा जानते ही होंगे कि क्षेत्रफल के अनुसार हर देश का जो बंटवारा किया गया भूमि की दृष्टि से जो बंटवारा किया गया है वो आपका भौगोलिक सीमा कहलाता है ना। लेकिन राजनीतिक सीमा क्या होता है कि बॉर्डर को भी क्रॉस करता है। ये किसको क्रॉस करता है? बॉर्डर को, यानी कि भौगोलिक सीमा को पीछे छोड़ते हुए आगे की ओर जाता है। वो कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ का बात करें दोस्तों, है ना, अगर हम यहाँ का बात करें, ये इस जगह का बात करें, इस एरिया का बात करें, अगर हम ये वाला एरिया का जहाँ की श्रीलंका रहता है ना, इसके नीचे क्या जस्ट रहता है? श्रीलंका। आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? चलिए दिखाई तो पड़ रहे होंगे। तो अगर नीचे वाला एरिया का बात करें जहां पर कि श्रीलंका है ना, इसके नीचे जस्ट श्रीलंका है, तो यहाँ पर ये क्या है? समुद्री इलाका है। लास्ट में देखें मैप में, जब भारत का मैप निकालिएगा तो लास्ट में क्या ये क्या रहता है? समुद्री इलाका रहता है ना। और ये समुद्री इलाका का तो आपका भौगोलिक सीमा तो यहीं पर खत्म हो जाता है ना। लेकिन दोस्तों 24 नॉटिकल्स माइल्स, 24 नॉटिकल्स माइल जो है, नॉटिकल्स माइल्स जो है ये राजनीतिक सीमा के अंदर भारत का पड़ता है। किसका पड़ता है? भारत का पड़ता है। लेकिन भौगोलिक सीमा यही तक है। चलिए आप अगर ये इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो और एक उदाहरण देते हैं। जैसे आपको बताए कि जो राजनीतिक सीमा जो है ना, राजनीतिक सीमा ये बॉर्डर को क्रॉस करते हुए जाता है। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं हम, मान के चले कि कोई जहाज है ना, वो है भारत का जहाज, भारत में ही बना है और भारत के राज्यों और भारत के इस राज्य से उस राज्य में भी काम करता है। और मान के चलिए कोई जापानी यहाँ पर घूमने के लिए आया है, जापान का आदमी या फिर कोई विदेश का आदमी है, उनको अब पहुंचाना है विदेश। तो यहाँ क्या करता है? आप जहाज की यानी कि फ्लाइट बुक करके वो जाएंगे आप, है ना। जो वो जाएंगे तो जापान अगर चले गए, क्या वो बॉर्डर क्रॉस किया कि नहीं किया? अब जापान से वो जो रुपया कमा करके लाएंगे भारत, है ना, जापान गए छोड़ेंगे और तुरंत कहाँ वापस आ जाएंगे फिर। तो जो वापस आ जाएंगे तो अब बताइए कि ये राजनीतिक सीमा में क्या हो गया कि जो वो बॉर्डर को क्रॉस करते हुए अपने भौगोलिक सीमा को छोड़ते हुए फिर भी दूसरे का देश गया और वहां से फिर रिटर्न आता है। तो राजनीतिक सीमा का मतलब यही है
कि यानी कि राजनीतिक तौर पर भारत का फ्लाइट जो है दूसरा देश जा सकता है कि नहीं है, ये बात आ गया है ना। तो चलिए राजनीतिक सीमा अगर समझ गए तो ठीक है, और नहीं समझे हैं तो आप बने रहिए इस वीडियो में, अच्छे खासे समझ में आपको आ जाएंगे, है ना। आपको बता ही दिए, अगर कोई फ्लाइट है वो भारत का, अगर कोई विदेशी को छोड़ने जाता है तो ऑटोमेटिक अपना बॉर्डर क्रॉस करेंगे ही करेंगे, है ना। तो अपना देश को पार करते हुए, भौगोलिक सीमा को पार करते हुए वो दूसरे देश में ले जाके उस व्यक्ति को उतारेंगे और वहां से जो किराए होंगे उनका फिर आ जाएंगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं, वो कहाँ आ जाएंगे, भारत आ जाएंगे रिटर्न। तो उनका जो रुपया होगा, उनका रुपया कहाँ जोड़ा जाएगा, भारत के जीडीपी में जोड़ा जाएगा। पहली बात, राजनीतिक सीमा के अंदर का बात हो रहा है। चलिए अब उसके बाद जीडीपी जो निकाला जाता है दोस्तों, वो 1 ईयर का, मतलब 1 ईयर का निकाला जाता है, 1 साल का अंदर में निकाला जाता है। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों सेवा और वस्तु। ये क्या होता है, सेवा और वस्तु। देखिए सबसे पहले वस्तु क्या होता है कि यदि आप रुपया देते हैं किसी को, और जब रुपया के बदले में आपको कोई ऐसा कोई सामान देता है जिसको कि हाथ में पकड़ के ले जाके अभी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो आपका वस्तु होता है। वो आपका क्या होता है, वस्तु होता है। और दोस्तों जो सेवा होती है, सेवाएं आपको रुपया के बदले, यानी अब जब आप किसी को रुपया देते हैं तो आपको कोई ऐसा वस्तु नहीं दिया जाता कि हाथ में पकड़ कर एक जगह से दूसरे लेकर चल जाए, नहीं, हाथ में पकड़ के नहीं, आपको फील होता है, आपको महसूस हो जाता है कि हाँ हमको कुछ मिला। जैसे आप कोचिंग जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे, अब इंटरनेट का इस्तेमाल करते होंगे, अब जिम जाते होंगे, अब ब्यूटी पार्लर जाते होंगे, अगर कोई भी है ना। तो अगर लड़की है तो ब्यूटी पार्लर जाते होंगे, लड़का है तो जिम जरूर जाते होंगे। तो ऐसी बात करते हैं, अगर मान के चलिए, तो जिम क्या है, क्या आप वहां पर रुपया जो पेड करते हैं, क्या आपको वो पूरा लोहा का जो सामान होता है क्या आपको घर ले जाने के लिए देता है, नहीं, वहीं पे आपको सेवा प्रदान करता है। फील होता है कि आपको हाँ कुछ नहीं, मतलब कुछ ना कुछ हमको मिला है। जिस तरह से विद्यार्थी अगर कोचिंग जाता है उसके बदले फी पेमेंट करता है, और पेमेंट के बदले उनको सिर्फ क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। उस ज्ञान को वो हाथ में पकड़ कर लेके नहीं जा सकता, फील कर सकता है हमको कुछ मिला है। यानी जब रुपया के बदले आपको सिर्फ फील हो कि हाँ हमको कुछ मिला है, उसको हाथ में पकड़ के दूसरे जगह नहीं ले जा सकता है, वो सेवा होता है ना। और जब आप रुपया के बदले आपको कोई वस्तु मिलता है, उसको एक जगह से दूसरे जगह आप लेके जा सकते हैं, तो वो आपका क्या होता है, वस्तु होता है। क्या होता है, वस्तु होता है। तो सेवा वस्तु में आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं दोस्तों अंतिम मूल्य का बात करते हैं कि दोस्तों अंतिम मूल्य होता क्या है। तो अंतिम मूल्य क्या होता है, समझिए कि अंतिम मूल्य मतलब कि बहुत सारे वस्तु है जो ना जाने कितने पदार्थों से मिलकर बनता है, न जाने कितने पदार्थों से मिलकर बनाया हुआ होता है। और हम उन वस्तु को जब खरीदते हैं तो वो भी जितना पदार्थ से मिलकर बना होता है, हम उनका पैसा उनको नहीं देते हैं, बस अंतिम वस्तु जिसको हम खरीदते हैं बस उनका हम पैसा देते हैं, तो वह अंतिम मूल्य होता है। जैसे आपको अगर समझाया जाए कि अगर उदाहरण एग्जाम्पल का बात करें, तो मान के चले जो मोबाइल फोन है, बताइए किन किन चीजों से बना होगा, बहुत सारी चीजों से बना होगा, है कि नहीं है। तो जितना भी चीजों से बना हुआ है, अलग अलग चीजों से बना हुआ है, तो हम उनको क्या करते हैं, दुकानदार को अलग अलग पेमेंट नहीं देते हैं, डायरेक्ट मोबाइल का कीमत उनको दे देते हैं। वो क्या हो गया, अंतिम मूल्य हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर हम और भी एग्जाम्पल का बात करें, जैसे कि अगर बात करें दोस्तों समोसा का बात करें, एक समोसा लेंगे अगर, तो समोसा में क्या क्या चीज दिया जाएगा, मूंगफली दिया जाएगा, आलू दिया जाएगा, हर चीज उसमें पहले मसाला देके बनाया जाएगा, फिर तेल में छका जाएगा। तो उनको ना तो हम पहले तेल का पैसा देते हैं अलग अलग, ना ही तो हम उनका आलू का पैसा देते हैं, ना तो मूंगफली का। डायरेक्ट क्या करते हैं, हम समोसा को खरीदते हैं और डायरेक्ट लेके आते। तो वो जो समोसा का हम रुपया दिए ना, डायरेक्ट समोसा का, वो होता है अंतिम मूल्य। क्या होता है, अंतिम मूल्य होता है। तो आई होप आपको ये चारों अगर समझ में आ गए हैं, राजनीतिक सीमा उसी तरह से 1 ईयर में निकाला जाता है, ये समझने वाला बात ही नहीं है, और सेवा और वस्तु और अंतिम मूल्य समझ में आ गए हैं, तो आपको समझिए आपका दिमाग में जीडीपी समझ में आ गए होंगे। आप अब जो है समझाने वाले हैं, इसका मतलब आपको जीडीपी आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर ये चारों आपको समझ में आ गए हैं तो जीडीपी को आपके दिमाग में आसानी से हम सेट कर देंगे। बने रहिए इस वीडियो के साथ। अब क्लीन करने दीजिए, अब समझाते हैं आपको, है ना। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ग्रोस डोमेस्टिक है ना प्रोडक्ट। क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इनका हिंदी का बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद
जिनमें सकल का अर्थ का बात करें दोस्तों योग होता है। क्या होता है? योग होता है, योग यानी कि जोड़। इनको हम कुल घरेलू उत्पाद भी बोल सकते हैं, कुल घरेलू उत्पाद, क्योंकि जोड़ का मतलब किसी भी चीज को इकट्ठा करके, तो इकट्ठा करना मतलब कुल है ना, तो इनको हम कुल घरेलू उत्पाद भी बोल सकते हैं। और सकल का मतलब योग होता है यानी कि जोड़ होता है। चलिए ये क्या है दोस्तों कि सकल घरेलू उत्पाद आखिर होता क्या है, चलिए आपको समझाते हैं, समझना भी है साथ साथ हम लोग को भी है कि हमारे भारत के अंदर में, किसी भी देश के अंदर में, चलिए हम भारत का ही एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे चीज का निर्माण होता है, बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण होता है। जैसे बात करें कि कपड़ा उद्योग, बात करें कि चीनी उद्योग, बात करें कि सुधा दूध है ना, उसी तरह से अमूल दूध, ये सारी चीज जो फैक्ट्रियां हैं, जो गाड़ियां जो बनाई जाती है, कलम कॉपी कुरकुरे, बहुत सारे चीज जो है हमारे भारत देश में उत्पादन किया जाता है ना। तो ये सारी चीजें, जितनी भी सारी चीज है, कपड़ा से लेकर ऑल यानी कि पूरे ऑल वस्तु का बात कर रहे हैं है ना, ऑल थिंग्स का बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ये जो ऑल वस्तु होता है, सभी जो वस्तु होता है, ये सब का जो मूल्य होता है, ये उत्पाद का हर एक चीज का गिनती और हर एक चीज का मूल्य, ये सारी चीजों को जब जोड़ दिया जाता है, वो सारा जोड़ के जो रुपया आता है, वो रुपया को जीडीपी के अंतर्गत शामिल किया जाता है, उसी के आधार पर जीडीपी निकाला जाता है। जैसे अगर बात करें हम, बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे टाटा कंपनियां हैं, उसी तरह से जियो कंपनी है, एयरटेल कंपनी है, वोडाफोन कंपनी है, ये सारी कंपनी अगर भारत में ही उत्पाद करता है या सेवा देता है, तो ये सेवा जो दे रहा है, ये किस किस तरह से सेवा दे रहा है, उनका बेनिफिट क्या है, किस तरह से सेवा दे रहा है, ये जितना भी कमाता है, ये टोटल इनका कमाई, उसके बाद जो है कृषि से लेकर के ऑल जितना भी उत्पादन होता है, सारा हिसाब पत्तर अगर करके जोड़ जाड़ के जो देखा जाता है, जो प्राप्त किया जाता है कि चलिए हमारे देश में इतना चीज का उत्पाद हो रहा है, इतना सर्विस दिया जा रहा है, तो वो सब का मौद्रिक तरीका से प्राप्त किया जाता है, रुपये के रूप में प्राप्त किया जाता है और जोड़ा जाता है, और कुल जो मौद्रिक प्राप्त होता है, जो रुपया प्राप्त होता है, उसको जीडीपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। लेकिन आपको ऐसे समझ में नहीं आए होंगे, फिर से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, अगर कुछ हद तक आ ही गए होंगे। चलिए, तो अगर बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ, अगर बात करते हैं दोस्तों ओरिजिनल जीडीपी होता क्या है, तो आपको वो 4 चीज समझ में आ गए हैं ना, राजनीतिक सीमा 1 साल के अंदर में, और सेवा वस्तु, उसके बाद अंतिम मूल्य। तो यहाँ पर अगर बात करें हम, मान के चलिए कोई एक टाटा कंपनी है, क्या है, एक टाटा कंपनी है ना, टाटा कंपनी अब अपना भारत का ही है, और भारत में इन्होंने क्या किया कि ये 200 रुपए का उत्पादन किया, 200 रुपए का उत्पाद किया, 200 रुपए कमाया ही समझ जाइए, 200 रुपए, माना कि सपोज दैट इन्होंने 200 रुपया कमाया, और एक विदेश की कंपनी है, वोडाफोन भी कहाँ का, विदेश की कंपनी, एलजी कहाँ का कंपनी, विदेश की कंपनी, और एक एलजी कंपनी लेते हैं, इन्होंने अपने देश में, हमारे यानी भारत देश में, यह है विदेश का, लेकिन कमाया है कहाँ, भारत में, स्थापित कहाँ है, भारत में। तो ये एलजी कंपनी भारत में स्थापित है, और मान के चलिए ये 100 रुपया कमाया, कितना रुपया कमाया है, 100 रुपया कमाया है, या 100 उत्पाद किया, जो भी किया है, तो ये भारत में रहकर, भारत में उत्पाद किया, भारत में ही कमाया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि एक लड़का है जो मोहन नाम का लड़का है, और ये लड़का है भारत का, लेकिन ये है विदेश में, और ये कितना रुपया कमा पा रहा है, 50 रुपया कमाया है, विदेश में कमाया है। तो आपको ये 3 एग्जाम्पल पहले समझना है कि टाटा कहाँ की कंपनी है, भारत की कंपनी है, और यह जो है, और यह 200 रुपया भारत में कमाया, मान के चलिए। उसी तरह से एलजी कहाँ की कंपनी है, ये विदेश की कंपनी है, भारत की कंपनी नहीं है, इन्होंने भारत में ही वस्तुओं का उत्पाद किया है, और कितना रुपया कमाया है, 100 रुपया कमाया है। और कोई मोहन नाम का व्यक्ति है जो कि इंडिया का नहीं है, सॉरी, जो कि इंडिया का है, जो कि कहाँ का है, इंडिया का है, और वह विदेश में 50 रुपया कमाया है। ठीक, ये आपको हम क्यों अभी एग्जाम्पल बता रहे हैं, विदेश का और अपने देश के व्यक्ति को विदेश का इनकम बता रहे हैं, और यानी विदेश के व्यक्ति को यहाँ पर बता रहे हैं, ये इसीलिए बता रहे हैं कि जीडीपी स्थान से मतलब रखता है, यानी कि स्थान से मतलब रखने का मतलब कि जगह से, एरिया से उनको मतलब है कि अपना देश में जो भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, अपने देश में जो भी वस्तु का उत्पाद होता है, जो भी सर्विस दिया जाता है,
चाहे वो सर्विस देने वाला हम लोगों का अपना देश का व्यक्ति हो, चाहे वो विदेशी हो, तो ये देखा, व्यक्ति को देखा नहीं जाता है, लेकिन हम लोग का अपने देश में जो भी उत्पाद होते हैं, जो भी सर्विस दिए जाते हैं, वो कुल जोड़ कर जो आता है उन्हीं को हम जीडीपी में शामिल करते हैं। तो जीडीपी में स्थान को महत्व दिया जाता है, ना कि दूसरे व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, बनाने वाले, उत्पाद करने वाले व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, व्यक्ति नहीं, चाहे वो विदेशी क्यों नहीं हो, लेकिन वो अगर हम लोगों का देश में आके उत्पाद किया है तो जीडीपी में उनका गिनती होगा, भारत की ही जीडीपी में गिनती होगा, ना कि उनका विदेश की जीडीपी में गिनती होगा। लेकिन यही बात को थोड़ा सा और भी समझते हैं कि जीडीपी में सर और कैसे हम उदाहरण के तौर पर कैसे निकालें, तो समझिए आप, अब समझिए। तो एक मुद्दा, एक दिमाग में एक बात ही बैठा लीजिएगा पूरा, कि जीडीपी स्थान से मतलब रखता है और व्यक्ति से मतलब नहीं रखता है, चाहे वो व्यक्ति विदेश का हो, चाहे वो व्यक्ति अपने देश का हो, बनाने वाले से कोई मतलब नहीं। बनाया कहाँ है? भारत में। तो यानी कि जो अगर भारत में अगर उसका उत्पादन हुआ है, बनाया कहाँ? भारत में। अगर भारत में उस वस्तु का उत्पादन हुआ है तो वो भारत की जीडीपी में शामिल होंगे तो होंगे, ठीक ना। और अगर भारत की व्यक्ति कहीं पर विदेश में जाके उत्पाद किया है, कहाँ किया है? विदेश में जाके उत्पाद किया है, तो वह भारत का व्यक्ति जो है अगर विदेश में कमाया है तो उनका जीडीपी गिना जाएगा विदेश में, भारत में नहीं गिना जाएगा। जैसे कि टाटा भारत की कंपनी है और भारत में 200 रुपया कमाता है, एलजी विदेश की कंपनी है और ये 100 रुपया कमाता है, तो जीडीपी में जो शामिल होगा 2 और 100 यानी कि 300, ये हो जाएगा कौन सी? जीडीपी। क्या हो जाएगा? जीडीपी। जीडीपी में ये ही तीनों आएंगे, जीडीपी में ये दोनों जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये भी भारत में कमा रहा है और ये भी भारत में कमा रहा है। भले एलजी कहाँ का है? दूसरे जगह का है, लेकिन उत्पाद कहाँ पर किया है? भारत में किया है। तो इनका टोटल ही जोड़ा जाएगा भारत की जीडीपी में। लेकिन मोहन कहाँ का है? इंडिया का है, लेकिन उत्पाद कहाँ किया है? विदेश में किया है, तो उनका जीडीपी विदेश में जोड़ा जाएगा और यहाँ पर नहीं जोड़ा जाएगा। बात समझे? तो ये कुछ ऐसे ही बात थी, ठीक है। अब बोलिएगा सर कि जो विदेश का जो कंपनियां जो भारत में है ना, वो यहाँ पर उत्पाद कर रहा है, तो इनसे हमारे देश को क्या फायदा है? तो इनसे हमारे देश को फायदा है। कैसे फायदा भी है, नुकसान भी है। देखिएगा, सबसे पहले फायदा बताते हैं आपको। फायदा ये है कि अगर यहाँ पर विदेश की कंपनियां अगर काम करते हैं, उत्पाद करते हैं वस्तुओं का, तो यहाँ की व्यक्तियों को रोजगार देते हैं, पहला फायदा है ना। पहला ये प्रॉफिट यही है कि यहाँ के व्यक्तियों को क्या देते हैं? रोजगार देते हैं, और उनके बाद सरकार को टैक्स देते हैं। यही दो फायदा है, यही दो फायदे हैं। पहला, इन्होंने सरकार को टैक्स दिया, दूसरा यहाँ रोजगार भी देते हैं अगर वस्तुओं का उत्पाद करते हैं तो, ठीक ना। तो यही फायदा है विदेशी कंपनियां। और जीडीपी जिस देश का जितना अधिक होता है, जीडीपी जिस देश का जितना अधिक होता है, तो उससे तात्पर्य यह है कि उस देश में उत्पाद अधिक हुआ होगा। उत्पाद अधिक होता है, किसी भी वस्तु का उत्पाद क्या होता है? अधिक होता है, तो ही तो जीडीपी अधिक है। तो जीडीपी को देख के ही विदेशी कंपनी किसी दूसरे देश में जाते हैं, जीडीपी को देखकर यानी कि दूसरे देश के कंपनी उस देश में जाते हैं। अगर जीडीपी बढ़िया है तो कंपनी सोचता है कि वहां, इसका मतलब कि उत्पाद अधिक होता होगा, उपयोग करने वाले व्यक्ति भी होंगे और उत्पादित जमीन भी होगा, बहुत सारे चीज होंगे। तो इस तरह से विदेशी कंपनियां वहां पर जाते हैं, और जाते हैं तो फायदा यही है कि भारत को टैक्स मिलता है, उसके बाद जो है भारत के व्यक्तियों को रोजगार भी मिलेंगे अगर विदेशी कंपनी यहाँ आते हैं तो कुछ कुछ कहते हैं ना कि किसी भी घटना का दो पहलू होता है, अगर वह एक लाभ भी होता है और एक हानि भी होता है। तो आपको हम हानि बताना चाहते हैं कि दोस्तों, जो जीडीपी आप देख रहे थे यहाँ, जीडीपी ये हमारे राष्ट्र का, ये हमारे सकल घरेलू जो उत्पाद है दोस्तों, वो क्या बताता है कि हमारे घर के अंदर मतलब देश के अंदर, हमारे देश के अंदर जो उत्पादित वस्तु होते हैं उनको दिखाता है, उनको क्या करता है? दिखाता है। लेकिन रियलिटी में वह भारत के पूरे राष्ट्र के जो ओरिजिनल इनकम होता है उनको नहीं दिखाता है। वो कैसे बात करेंगे हम? वो इस तरह से, जैसे मान के चलिए यहाँ पर एलजी कंपनी आया है ना, ये जो एलजी कंपनी ये 100 रुपया भारत में कमाया है, और टैक्स में बहुत तो कितना दे सकता है? मान के चले कि टैक्स 10 दे देगा, तो 90% उनके पास तो बचेंगे। तो 90% में उनके पास जो बचेंगे
वो कहाँ भेजेंगे रुपया, वो तो विदेश भेजेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, जीडीपी में काउंटिंग हो गया है कि इनका जीडीपी इतना है। अगर वो विदेश भेजते हैं तो आप समझ सकते हैं कि रुपया अगर विदेश भेजा तो यहाँ पर जीडीपी क्या होगा, घटेगा, घटेगा नहीं घटेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे राष्ट्र का इनकम कितना है एक साल के अंदर में, ये जीडीपी से पता नहीं चलता, बिल्कुल नहीं पता चलता है, जीडीपी से पता नहीं चलता है। सिर्फ जीडीपी से हम लोगों को यही फायदा है कि विदेशी कंपनियां आती है, रोजगार देती है, उसके बाद सरकार को टैक्स देते हैं, बस इतना ही प्रॉफिट है। लेकिन जीडीपी के आधार पर अगर हम पूरा देश का रियल इनकम जानना चाहेंगे कि हमारे राष्ट्र का रियलिटी इनकम क्या है, वो आपको पता नहीं चलेगा, वो आपको पता नहीं चलेंगे, है ना। उसी तरह से अगर दूसरा देश का भी जीडीपी देखिएगा तो ध्यान दीजिए, जैसे मान के चलिए कि एलजी कंपनी यहाँ पर भारत में आए हैं और जाके वह टैक्स देंगे, रोजगार देंगे, उनके पास जो भी रुपया बचेंगे वो अपने देश भेजेंगे। तो हमारे भी तो व्यक्ति जो है, हमारे देश का भी व्यक्ति तो है विदेश में, है ना, विदेश में वो भी जो रुपया कमाएंगे वो भी तो अपने इधर भेजेंगे, अपने घर ही भेजेंगे, अपने देश ही भेजेंगे, तो इनका रुपया तो इधर आ जाएंगे ना। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हम जीएनपी के बारे में कि जीएनपी क्या होता है। अभी तुरंत आपको जो उदाहरण बताए, है ना, कि टाटा और एलजी, ये अपना देश की कंपनी था और एलजी जो है कहाँ का कंपनी था, विदेश की। ये दोनों जोड़ के जो आया उनको हम जीडीपी में रखे, किसमें रखे, जीडीपी में रखे, ठीक है। तो आगे की अगर बात करें जीएनपी की, किसका बात करें, जीएनपी की, तो जीएनपी में कैसे निकाला जाता है, तो जीएनपी का सबसे पहले फुल फॉर्म था ग्रोस, है ना, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो दोस्तों जो ग्रोस नेशनल जो प्रोडक्ट होते हैं, ये ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट आखिर होता है क्या, इसका हिंदी तो राष्ट्र घरेलू उत्पाद, राष्ट्र घरेलू उत्पाद, ठीक है दोस्तों। तो बारिश शुरू हो चुकी है। चलो दोस्तों, अब समझेंगे हम लोग जीएनपी यानी कि जीएनपी क्या है। दोस्तों आप लोग को बताएं कि जीडीपी क्या होता है, तो जीडीपी दोस्तों आपको समझ में आ गए होंगे। तो जीएनपी दोस्तों जो हम समझेंगे, तो जीएनपी में क्यों समझेंगे, ये सबसे पहले समझिए कि जीडीपी से किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का जो रियल इनकम होता है पूरे राष्ट्र का, वो पता नहीं चल पाता है। तो राष्ट्र का, किसी भी राष्ट्र का जो रियल इनकम होता है उनको पता लगाने के लिए हमको जीएनपी निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, जीएनपी निकालना पड़ता है, जिसको हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं ना। तो जो दोस्तों जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसको निकालें आखिर कैसे, और ये हम कैसे मान लें कि ये रियल इनकम बताता है। तो हाँ, रियल इनकम बताता है ऐसे, जैसे आपको वहां पर एग्जांपल दिए थे कि कोई मोहन नाम का व्यक्ति था जो कि इंडिया का था, वो गया था विदेश और वहां पर 50 रुपया कमाया था, और एलजी कंपनी था वो था विदेश का, लेकिन वो आया था भारत और भारत में 100 रुपया कमाता है। आपको यहाँ पर डाटा में हम लिख दिए, है ना। और जीडीपी जो निकाला गया, मोहन चूंकि विदेश में कमाया था, भले भारत का, चूंकि ये विदेश में कमाया तो विदेश का जीडीपी में गिना जाएगा, लेकिन एलजी और टाटा कंपनी ये दोनों भारत में उत्पादित किया था, इनको कहां पर गिना जाएगा, इनको जीडीपी गिना जाएगा, किसका, भारत का जीडीपी में गिना जाएगा, लेकिन मोहन को नहीं गिना जाएगा। तो अब समझिए कि जीडीपी से हानि लाभ आपको बता दिए कि क्या हानि और क्या लाभ। चलिए अब जीएनपी यानी चर्चा कर रहे हैं कि जीएनपी हम निकाले कैसे। तो समझ जाइए कि जीएनपी निकालना बड़ा आसान है, जीएनपी, है ना। कैसे, मान लीजिए मान लीजिए कि ये जो आपका है, ये जो एलजी है, एलजी ये आपका क्या है, वाई है, एलजी क्या है, ये वाई है, और मोहन क्या है, ये एक्स है, मोहन क्या है, ये एक्स है, और एलजी क्या है, ये वाई है। बस हो गया कि जीडीपी में, किसमें, जीडीपी अब प्लस में एक्स माइनस वाई, प्लस एक्स माइनस वाई, बस आपका जीएनपी निकल जाएंगे। इनका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इनका मतलब ये हुआ, सबसे पहले आपको बता दें कि जीएनपी, जैसे कि जीएनपी अगर निकालें तो जीएनपी, जीडीपी कितना निकला था, जीडीपी मेरा उस समय निकला था 300, तो जीडीपी के सामने में लिखेंगे 300 और प्लस यहाँ पर एक्स का मान क्या आ जाएंगे, इसको अगर ऐसे लिखे हम तो यहाँ पर क्या आ सकते हैं कि जीडीपी, है ना, अब प्लस में एक्स माइनस में वाई, और जीडीपी कितना निकला 300, है ना, और उसी तरह से प्लस में एक्स का मान कितना है, एक्स का मान आपका कितना हो गया 50, और माइनस में क्या हो गया 100, और इनको हम घटाएं अगर तो ये कुल आता है, टोटल जोड़ जार के ये आ गया 350, और 350 में 100 हो गया कितना, माइनस,
तो 250 रुपया, ये 250 रुपया जो है दोस्तों ये हुआ आपका जीएनपी। तो जीएनपी निकालना बड़ा आसान है, यानी कि जो इंडिया का जो व्यक्ति था जो विदेश गया था वो कभी ना कभी तो भारत आएंगे, वो तो रुपया कहाँ भेजते होंगे, भारत तो भेजते ही होंगे। ओरिजिनल बात है ये कि जो इंडिया का व्यक्ति था जो विदेश गया था वो रुपया यहाँ पर भेजेंगे। जिस तरह से एलजी कंपनी भारत में सिर्फ टैक्स देकर रोजगार देकर वो अपना विदेश में रुपया भेजता होगा, ठीक उसी तरह से भारत का व्यक्ति जो विदेश से रुपया तो लाते होंगे। तो विदेश यानी जो भारत का व्यक्ति जो विदेश गया था उनका रुपया को ऐड कर दीजिए, और जो विदेश की कंपनी जो भारत में कमाता है उनका रुपया को घटा दीजिए, तो वह आपका निकल जाता है जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट निकल जाता है आपका। अब बताइए ये जो निकला दोस्तों 250 रुपया जो निकला, यानी कि ये क्या निकला, जीएनपी निकला। क्या निकला, जीएनपी। क्या निकला, जीएनपी। ये पूरे राष्ट्र का जो रियल इनकम है कि हमारे राष्ट्र में पूरे तरह से हमारे राष्ट्र में जो जीएनपी है, यानी कि पूरा राष्ट्र का जो कमाई है, जो उत्पाद है, जो सेवाएं हैं, कुल जोड़ जाड़ के आ गए 250 रुपया। और हम इन्हीं को समझते हैं, इस तरह इन्हीं को हम क्या कहते हैं, जीएनपी कहते हैं। अब हमको समझना है कि सर एनडीपी क्या होता है, उसके बाद समझना है कि एनएनपी क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, एनडीपी का अगर बात करें दोस्तों, एनडीपी का किसका बात करें, अगर एनडीपी का बात करें का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। दोस्तों अब शुद्ध का मतलब होता क्या है, आप समझिए कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आखिर क्या हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि मान के चलिए कि जीडीपी में, है ना, किसमें, जीडीपी में, ये इसका कनेक्शन किससे है, जीडीपी से है, जीडीपी से है, इनका कनेक्शन जीडीपी से, और इनका कनेक्शन है जीएनपी से। किससे है, जीएनपी से। तो ये दोनों यानी कि एनडीपी का कनेक्शन है जीडीपी से और एनएनपी का कनेक्शन है जीएनपी से। तो दोनों को अगर याद रखते हैं तो आपका काम बन जाएगा। ध्यान से सुनिए, कहानी सुनिए। मान के चलिए कि जीडीपी जो है, जीडीपी में जितना भी वस्तुओं का हम मूल्य अगर ऐड कर देते हैं, जितना भी वस्तुओं का मूल्य ऐड करते हैं, अगर उनमें से मान के चलिए कि कोई वस्तु क्षति हो जाती है, क्या हो जाती है, क्षति हो जाती है, कोई कारणवश वस्तु समाप्त हो जाता है कि नहीं, जाएंगे। अगर कोई एलजी कंपनी था, वहां पर भी मान के चलिए कोई कारणवश बहुत सारे वस्तुओं का क्षति हो गया, तो वह सारा जो क्षति है, क्षतिपूर्ति के रूप में मान के चलिए कि हम अगर मान लेते हैं कि जो टाटा था, इनको जो है टाटा में मान के चलिए कि 30 रुपया का क्षति हो गया। कितना रुपया का क्षति हो गया, टाटा जो वस्तुओं का उत्पादन कर रहा था, टाटा में मान के चलिए कितना रुपया का क्षति हो गया, 30 रुपया का टाटा को क्षति हो गया। 30 रुपया किसको क्षति हो गया, टाटा को कितना रुपया क्षति हो गया, 30 रुपया, याद रखिएगा। और एलजी कंपनी को क्षति हो गया 20 रुपया का, एलजी को कितना क्षति हो गया, 20 रुपया का, और टाटा को कितना क्षति हो गया, 30 रुपया का। तो अब मुद्दा ये आता है, सर इससे एनडीपी से क्या कनेक्शन है, क्षति से, तो यही कनेक्शन है, शुद्ध है, मतलब पूरा एकदम पूरा शुद्ध, कहीं पर कोई भी चीज में और घटेगा नहीं जुटेगा, मतलब काट छांट के जो निकाल दिया जाता है एकदम फ्रेश, वो हो गया आपका यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, एकदम पूरा शुद्ध एक्यूरेट वैल्यू, यानी पूरे राष्ट्र का कमाई जो इनकम जो पता चलेगा वो आपको एनडीपी से और एनएनपी से पूरे पता चल जाएंगे, एनडीपी से और एनएनपी से पूरे पता चल जाएंगे, है कि नहीं है। तो यहाँ पर एनडीपी से तो पूरा इनकम पता नहीं चलता है, क्योंकि ये जीडीपी से काम करेगा और जीडीपी जो विदेशी शामिल है कि नहीं है। लेकिन एनएनपी में पूरा किसी भी देश का आप अगर देखिएगा तो जीडीपी की देखकर आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको दिमाग लगाना है एनएनपी देखकर। वो क्यों, तो अभी पता चल जाएंगे, समझिए पहले। तो एनडीपी में क्या होगा कि एनडीपी में ये होगा आपका दोस्तों कि जो क्षति हुआ वो टोटल क्षति को घटाना पड़ेगा जीडीपी में। उस क्षति को किसी कारणवश अगर मान के चलिए कि जीडीपी के अंदर में हम पूरे कुल वस्तुओं का रुपया ऐड कर देते हैं, लेकिन होता क्या है कि कभी कभार क्षति हो जाता है, उत्पाद में क्षति हो गया तो कोई उत्पाद क्या होता है, बर्बाद हो जाते हैं। तो जो बर्बाद हो जाते हैं तो बर्बाद वाले चीज को हम क्या कहते हैं, देखिए बर्बाद आपको दिखाई नहीं पड़ते होंगे तो यहाँ पर लिख लीजिए आप, अगर दिखाई नहीं पड़ता है तो बर्बाद वाले क्षति को दोस्तों हम डिप्रेसेशन कहते हैं, डिप्रेसेशन में क्या होता है, डिप्रेसेशन का मतलब होता है मूल्य में ह्रास, क्या होता है, मूल्य ह्रास, और इसको हम किससे सूचित करेंगे, डी से, डिप्रेसेशन। तो डिप्रेसेशन में क्या होता है, यानी कि मूल्य का ह्रास, यानी कि बर्बाद क्या हुआ।
तो बहुत सारे वस्तु क्या होते हैं दोस्तों, बर्बाद हो जाते हैं उत्पादित के दौरान। तो जो बर्बाद हो जाते हैं या कोई कारणवश कोई दुर्घटना हो जाता है जिसके कारण बर्बाद हो जाता है, तो वो कुल बर्बाद वस्तु को जीडीपी में घटा दिया जाता है, जीडीपी में घटा दिया जाता है। तो आपको जैसे बताए कि यहाँ पर मान के चलिए कि टाटा का 30 रुपया मतलब समझ जाइए खत्म हो गया और एलजी का 20 रुपया खत्म हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा कि जीडीपी उस समय हम लोग का कितना निकला था, तो जीडीपी उस समय हम लोग का निकला था कितना, 300 रुपए। तो दोस्तों जब हम एनडीपी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एनडीपी, जैसा कि आप लोग को दिखाई पड़ रहे होंगे, है ना। तो जब हम चलिए इधर ही निकालते हैं, इसको बाद में निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, एनडीपी। तो एनडीपी जब निकालेंगे होगा क्या, है ना। तो एनडीपी ध्यान से देखिए, तो होगा कि एनडीपी बराबर क्या हो जाएगा, जीडीपी माइनस में डिप्रिसिएशन यानी बर्बाद वस्तु, है ना। कौन वस्तु, बर्बाद वस्तु। ठीक से देखिएगा, 30 वस्तु बर्बाद हुआ है, यानी कि 30 रुपया का माल बर्बाद हुआ है टाटा का, और 20 रुपया का माल बर्बाद हुआ है एलजी का। 30 रुपया का माल बर्बाद हुआ है टाटा का, 20 रुपया का माल बर्बाद हुआ है एलजी का। तो 30-20 कितना हुआ, 50। और अगर जीटीपी कितना था, 300 था, तो अगर 50 रुपया इसमें घटा दिया जाए तो ये कितना आता है, जो 250 आता है, ये आपका निकल के आता है एनडीपी। क्या निकल कर आता है, एनडीपी। बात समझ में गया, है ना, बात समझ गए होंगे आप एकदम। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे एनएनपी का, है ना। अब देख लिए कि एनडीपी किस तरह से निकाला जाता है। आप फिर से वीडियो को पॉज करके रोक करके समझिए, पीछे करके वीडियो को देखिए, आपको हमारी बात समझ में आ ही गए होंगे, है ना। चलिए अब समझते हैं एनएनपी को, इसको समझेंगे एनएनपी को जिस तरह से, यही पर समझ आइए दोस्तों, आसान है बिल्कुल। एनएनपी तो एनएनपी किस तरह से निकाला जाता है देखिए, और एनएनपी को देखकर ही हमको किसी भी राष्ट्र का जो शुद्ध इनकम है उनको पता लगाना है। एनएनपी को देखकर, जीडीपी को देखकर आप किसी भी देश का तारीफ मत कीजिएगा। अब नहीं कीजिएगा तो आप क्यों नहीं कीजिएगा, तो पता चल ही गया होगा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें दूसरा देश का रुपया क्या रहता है, ऐड किया रहता है, और इनमें ऐड किया हुआ नहीं रहेगा। तो इसका रिलेशन किससे है, जीएनपी से है, जीएनपी से है, जीएनपी से। सिर्फ जी को हटा के क्या डाल दी है, एन डाल दी, तो इनका रिलेशन जीएनपी से है। जब जीएनपी में हम क्या करेंगे, देखिए जीएनपी में क्या करेंगे, तो जीएनपी को उस समय अब किसको शुद्ध किए, हम जीडीपी को शुद्ध किए, तो हमको क्या निकालना पड़ा, एनडीपी निकालना पड़ा। अब जीएनपी को शुद्ध हम कैसे करते हैं देखिए, तो मान के चलिए कि टाटा का कितना रुपया बर्बाद हुआ था, कितना रुपया का माल बर्बाद हुआ था, 30 रुपया का, कितना रुपया का, 30 रुपया का। और आपको याद होगा कि जीएनपी में विदेश की वस्तु, जो एलजी कंपनी का जो माल था उनको हम नहीं जोड़े थे। जीएन एकदम विदेश का कुछ भी नहीं जोड़ा गया था, इनमें अपना स्वदेशी को जोड़ा गया था, अपना ही देश को जोड़ा गया था। और जो व्यक्ति था, जो मोहन था, जो कि विदेश में काम करता था, इनकी रुपया को जोड़ा गया था। और हमारा कितना जीएनपी कितना निकला था, जाके 250 निकला था। जीएनपी कितना निकला था, 250। तो ये जीएनपी जो 250 निकला था दोस्तों, यहाँ पर अब जो है हम लोगों का जीएनपी में जो शामिल किए थे, सुनिए, जीएनपी में जो शामिल किए थे, तो जीएनपी अपना देश के अंदर में जो उत्पाद होता है उनको जीएनपी में शामिल किया गया था। और यहाँ पर विदेशी वस्तुओं को हटाकर शामिल किया था। जीएनपी में विदेशी का कितना कमाई है उनको हटाकर जीएनपी में शामिल किया गया था। तो जीएनपी के अंदर में तो अपना देश का तो आ जाता है ना, तो जो अपना देश का आता है, तो अपना देश का जो टाटा कंपनी था, इसको तो 30 रुपया का माल का क्षति पहुंच गया, तो 30 रुपया घटाना दीजिए। 30 रुपया घटाने के बाद आपका कितना बच गया, 220। ये जो 220 बचा, और यही 220 आपका एनएनपी निकला। क्या निकला, एनएनपी निकला। तो दोस्तों किसी भी देश को आप जब देखिएगा तो उनका भरोसा जीडीपी को देखकर नहीं कीजिएगा। अब क्यों नहीं कीजिएगा, ये बात बता दिए। जीडीपी समझे, अब उसके बाद आप जीएनपी भी समझ गए होंगे, उसके बाद एनडीपी समझ गए होंगे, उसके बाद एनएनपी समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, अगर नहीं समझे हैं तो भी कमेंट कीजिए कि सर समझ में नहीं आया। तो आपके लिए हम फिर दूसरा तरीका से जरूर समझाने का कोशिश करेंगे, जरूर प्रयास करेंगे। और हाँ, अगर आपको इस चैनल से अगर लाभ मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए अंदाज के साथ।